यदि हमारे पास वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तब हमने विविक्त कर का फार्मूला देखा। विविक्त कर कहें या फिर विभेदक कहें, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको फार्मूला मिला b² माइनस 4ac। और ये कहाँ से आया? ये आया, ये जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र से फार्मूला लिया था, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से। तो ये जो वर्गमूल के अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है b² माइनस 4ac, इसी को विभेदक या विविक्त कर कहते हैं। और इसमें हमने 3 कंडीशन देखा था कि यदि मूलों की प्रकृति हमको जानना है, मूलों की प्रकृति मतलब वो जो हमको x का जो मान मिलेगा श्रीधराचार्य सूत्र से, x के जो 2 मान मिलेंगे, x के 2 मूल, जिसको प्लस चिन्ह लेने पे हमको अल्फा मिलता है और माइनस चिन्ह लेने पर बीटा प्राप्त होता है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमने 3 केस देखा हुआ था कि पहला केस, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है अर्थात पॉजिटिव है, तो मूल हमको वास्तविक मिलता है। दूसरा, d का मान यदि 0 है, ये जो d हमने विविक्त कर या विभेदक जो हमने निकाला, d का मान यदि 0 है तो मूल यहाँ पे वास्तविक होगा, लेकिन साथ ही साथ समान भी होंगे। मतलब x के जो 2 मान मिलेंगे वो एक ही मान होगा। उसके बाद तीसरा जो हमने देखा, d इज़ लेस देन 0, मतलब विविक्त कर का मान यदि ऋणात्मक है, तो मैंने बताया कि वर्गमूल के अंदर यदि ऋणात्मक वैल्यू मिलता है तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? ये काल्पनिक होगा। तो इन 4 चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो अगला एक्सरसाइज हमारा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अगला एक्सरसाइज की ओर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 4 से, प्रश्नावली 4 में सबसे पहला जो टॉपिक ये है इसमें कि विभेदक ज्ञात कीजिए। सभी टॉपिक से रिलेटेड एक एक प्रश्न इसमें हम हल करेंगे। विभेदक ज्ञात कीजिए, इसमें आप कोई सभी प्रश्न निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें चौथा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का, यह है x² माइनस 4x प्लस a दिस इज इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण का हमको विभेदक ज्ञात करना है। तो विभेदक के लिए सबसे पहले वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप है, हल व्यापक रूप क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से यदि हम इसकी तुलना करें, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना करने पर, तो ये देखिए हमको a का मान कितना मिलेगा? यहाँ पे 1। a मतलब x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। b का मान हमको मिलेगा जो कि x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है -4, और c जो अचर पद होता है तीसरा पद, वो हमको a दिया हुआ है इस प्रश्न के अनुसार। तो चूंकि विभेदक d का मान जो फार्मूला है हम डायरेक्ट फार्मूले मान रखेंगे, ये होता है b² माइनस 4ac। केवल a b c के मानों को हमको यहाँ पे पुटअप करना है। तो a b c का मान जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान देखिए यहाँ पे 1 है, इंटू c का मान हमको a दिया हुआ है। इसमें कोई मान नहीं दिया गया है, c के जगह में कोई चर पद ही दे दिया है, चर पद a का मान दिया हुआ है a के रूप में। तो d बराबर हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ऋण 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16, ऋण 4 एकम 4a। तो देखिए एक चर राशि है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिया हुआ है ये हमको पता नहीं है। सॉरी, ये जो है अचर पद है यहाँ पे, और ये अचर पद क्या वैल्यू होगा ये हमको फिक्स पता नहीं है, इसलिए इसको हम और आगे हल नहीं कर सकते। तो यहाँ जो मान हमको मिल रहा है ये केवल d बराबर 16 ऋण 4a। तो ये जो विविक्त कर का जो मान होगा वो होगा 16 ऋण 4a। तो इस प्रकार हम विभेदक d ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें हम मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ प्रश्न और देखते हैं। जैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 2 ले रहे हैं हम। प्रश्न 2 से मूलों की प्रकृति बताइए।
मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। इसमें पहला प्रश्न पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। यह है 2x² + 2x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। पुनः हल में आप लिखेंगे वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर विभेदक ज्ञात करने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं पूरा सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो करना है। बस डी का मान जैसे ही हमको मिल जाएगा वहाँ से हम एक स्टेप और आगे करेंगे और ये प्रश्न का हल हमको मिल जाएगा। चूँकि डी बराबर होता है b² - 4ac और b का मान यहाँ पे अच्छा तुलना करने पे यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया हुआ है ले लें आप। a मतलब x² गुणांक ये है 2। b का मान यहाँ पे कितना है देखिए x का गुणांक यहाँ पर भी 2 और c का मान भी यहाँ पे 2 दिया है। a b c तीनों का मान 2 दिया हुआ है। अब b की जगह में आप 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 और c का मान भी 2। तो इस प्रकार 2 का घात 2 तो 2 दूनी 4 देगा हमको ऋण और ये गुणा होके 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए d का मान हमको क्या मिलने वाला है। d बराबर 4 ऋण 16। 16 में हम यदि 4 घटा दे तो हमको 12 मिलेगा। चूँकि बड़ी राशि ऋणात्मक है इसलिए हमको -12 मिलेगा। तो यहाँ देखिए d का मान हमको क्या मिल रहा है। d का मान हमको यहाँ पे ऋणात्मक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि d बराबर ऋण 12 और ऋण 12 जो है क्या होता है 0 से छोटा होता है। ध्यान दें 0 से छोटा मतलब सभी ऋणात्मक वाले मान आ जाएंगे ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 कंडीशन देखा था। पहला d इज़ ग्रेटर देन 0, दूसरा d इक्वल टू 0 और तीसरा d इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब ये तीसरा वाला केस आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्योंकि ये तीसरा वाले कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं। तो इस प्रकार आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो ये तीसरा केस है। हो सकता है आपको दूसरा केस मिले d इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे कि इसके वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे समान भी होंगे, अल्फा और बीटा दोनों समान होंगे। और तीसरा d इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या लिखेंगे आप कि वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार आप विविक्त करके फार्मूले की सहायता से आप वर्ग समीकरण के मूल जो हम प्राप्त करते हैं उनमें आप उसकी प्रकृति बता सकते हैं। अब इसी टॉपिक में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न क्रमांक 30 से जो कुछ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रश्न क्रमांक 3 से, पहला और दूसरा से तो प्रश्न पूछता ही है लेकिन 3 से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न 3 से कुछ भी एक प्रश्न पूछता है हर साल। k का मान ज्ञात कीजिए यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक हों, इस समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। हमको k का मान ज्ञात करना है दिए गए वर्ग समीकरण में। और कब ज्ञात करना है? यदि उस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक हों और समान हो। इन दोनों केसेस में हमको k का मान ज्ञात करना है। देखिए तो अभी हमने तीसरा कंडीशन देखा था, दूसरा कंडीशन हमने देखा था कि d का मान यदि क्या हो 0 हो। इस प्रश्न के जो मेन चीज़ है हम उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यदि d का मान 0 होता है मतलब विविक्त का मान यदि 0 के बराबर होता है तभी उस वर्ग समीकरण के जो मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और
समान होते हैं। कब? यदि डी का मान 0 हो। बस इसी चीज़ को हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। तो हल में सबसे पहला काम हमको क्या लिख लेना है? तुलना करने पर, और किससे तुलना करना है? वर्ग समीकरण के व्यापक रूप से। तुलना करने पर यहाँ पे देखिए a का मान x² गुणांक ये दिया हुआ है 2, b मतलब x का गुणांक ये दिया हुआ है -10, और c का मान दिया हुआ है यहाँ पे k। तो इसको यहाँ पे एक स्टेप और आपको आगे लिखना है। जैसे आप हल करते हैं तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होता है यदि, कब समान होता है? यदि d का मान क्या हो? 0 हो। इसको हल करने के पहले ही यहाँ पे एक स्टेप कर दिया था। तो इस प्रकार कब समान होंगे? यदि d का मान 0 हो। d का मान 0 अर्थात d क्या है? देखिए d है हमारा विविक्त कर, जो कि फार्मूला b² माइनस 4ac है इसका मान। दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों पक्ष को हमको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि d का मान हम 0 दिखाएंगे या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविक व समान कब होता है? यदि d का मान 0 है। मतलब प्रत्येक प्रश्न में d का मान पहले से ही 0 दे दिया गया है, उसी को हमको आगे बढ़ाना है। अब इसमें यदि हम मान रखते हैं b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर। b की जगह हमने तुलना करने पे हमको यहाँ पे b का मान -10 ऑलरेडी ले चुके हैं हम। ऋण 4 गुणित a का मान हो जाएगा 2, ऋण c का मान हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यदि हम 10 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 10 दहम 100, ऋण 4 दूनी 8 और ये k बराबर 0। तो ये यहाँ से यदि हम ऋण 8k को पक्षांतर करते हैं दाईं ओर, तो ये धन 8k हो जाएगा और लेफ्ट में बच जाएगा 100। या फिर कहें 8k बराबर ये हो जाएगा 100। एक स्टेप और हल करते हैं इसमें, उसके बाद k का मान हमको मिल जाएगा। 8 को तिर्या गुणा कर दो तो k बराबर हो जाएगा 100/8। तो ये देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, कितना बच गया? यहाँ पे 2 बच गया, शून्य को उतारे तो ये 20 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार k का मान हमको मिल जाएगा 25/2। तो इस प्रकार दिए गए वर्ग समीकरण में यदि इसका मूल वास्तविक और समान हो तो आप आसानी से k का मान ज्ञात कर सकते हैं विविक्त कर की सहायता से। तो ये जो प्रश्न है एक प्रकार से आप चाहे तो बोल सकते हैं विविक्त कर का अनुप्रयोग है, कि विविक्त कर में मूलों की प्रकृति जानने के लिए जो हम कंडीशन फॉलो करते हैं, यदि वो दिया हुआ है तो वर्ग समीकरण में कोई और जो अचर पद है उसको हम कैसे ज्ञात करने, उस रूप में हम इस वर्ग समीकरण का इस विविक्त कर के फार्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल जो कि हम अल्फा और बीटा के रूप में लेते हैं, और इनके गुणांक वर्ग समीकरण के जो कि हम ए बी सी के रूप में लेते हैं, इसके बीच में संबंध क्या होता है हमको ये देखना है कि यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल यदि अल्फा व बीटा है, और अभी तक हम इसके मूल अल्फा और बीटा ही लेते चले हैं, तो यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तब इसका जो गुणनखंड होता है, ध्यान देंगे बहुपद में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि कोई भी बहुपद के यदि शून्यक दिए हैं तो उसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जो गुणनखंड होता है वो होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट गुणनखंड ध्यान देंगे। और इसको यदि हम हल कर देते हैं, ध्यान दें x माइनस अल्फा x इंटू बीटा को यदि हम आगे हल करें तो जैसे हम x का गुणा करेंगे x माइनस बीटा के साथ, माइनस अल्फा का गुणा करेंगे x माइनस बीटा के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और हल करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा गुणा करें तो माइनस एक्स अल्फा और माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और ये अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने क्या किया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघातीय बहुपद है उसका एक गुणनखंड है। कब? यदि अल्फा और बीटा इसके मूल हों। मूल मतलब उस बहुपद को संतुष्ट करते हों। यहाँ पे चूंकि हम समीकरण लेकर चल रहे हैं तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो उसको हमने गुणा किया है, अर्थात वर्ग समीकरण के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं द्विघातीय रूप में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा और तीसरा पद में x कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, ये धन अल्फा बचा और ये धन बीटा बचा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो हमको लास्ट में जो फार्मूला मिला हुआ है ये क्या चीज़ है, ये है कि यदि हमारे पास किसी भी वर्ग समीकरण के मूल दिए रहेंगे, अल्फा और बीटा हमको प्राप्त है, किसी वर्ग समीकरण के मूल यदि हमको प्राप्त है अल्फा और बीटा, और उसका हमको वर्ग समीकरण बनाना है, तो ये फार्मूला हो जाएगा कि किसी भी वर्ग समीकरण का मूल यदि हमको पता हो तो वर्ग समीकरण बनाना, यहाँ पे मूल दिया हो तो वर्ग समीकरण बनाना, उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले से एक चीज़ और हम यहाँ पे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, देखिए वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या है, यहाँ पे व्यापक रूप वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस समीकरण का ये जो डिब्बे में मैंने समीकरण लिखा है उसकी यदि हम तुलना करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, a है। तो हम चाहते हैं कि दोनों के गुणांक क्या हो, समान हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a से डिवाइड कर दिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में a से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, और ये 0 अपॉन ए, और 0 को a से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो पहले वाले पद में देखिए यहाँ पे a और a कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b अपॉन ए एक्स और ये हो जाएगा c अपॉन a, और दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए इन दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें, इन दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें तो यहाँ पे देखिए दोनों का एक्स स्क्वायर मिल गया माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए एक्स के गुणांकों की यदि हम तुलना करते हैं, एक्स के गुणांकों की यदि हम तुलना करते हैं तो हमको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा नीचे वाले में, और ऊपर वाले में मिला हुआ है कितना, देखिए ये आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमको बी अपॉन ए। इसी को एक स्टेप और ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या है, यहाँ पे बी अपॉन ए है, लेकिन ये पद धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो x के गुणांक ले तो ये ऋण में अल्फा प्लस बीटा और ये b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ऋण को दाईं ओर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इस प्रकार देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अर्थात मूलों का योगफल का जो फार्मूला है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो कोई भी वर्ग समीकरण यदि हमको दिया हुआ है तो उसके मूलों का योगफल यदि हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लेंगे, माइनस बी अपॉन ए लेंगे। इसी क्रम में यदि हम अचर पदों की तुलना करें, यहाँ पे हमने किसकी तुलना किया था, x के गुणांक। अगला हम दोनों समीकरणों में अचर पदों की तुलना करें तो अचर पद देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अचर पद क्या है, देखिए सी अपॉन ए। तो हमको यहाँ पे एक और फार्मूला मिलता है कि यदि किसी भी वर्ग समीकरण में मूल दिया हुआ है तो उसका जो गुणनफल होगा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला मिल गया, जो कि किसी भी समीकरण में, द्विघात समीकरण के क्या क्या, उसके मूल और उसके गुणांकों में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक में 3 फार्मूला देख रहे हैं, क्या क्या, यदि मूल दिया हो तो उसकी सहायता से वर्ग समीकरण बनाना, जो कि ये बड़े वाले डिब्बे में रखा हूँ। उसके बाद
द्विघात समीकरण के मूल और उसके गुणांक अर्थात ABC में संबंध, तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से अगला प्रश्नावली आपको बनने वाला है प्रश्नावली 5 में कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योग व गुणनफल दिए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न इसका देखिए, मूलों का योगफल दिया हुआ है ऋण 4, योगफल दिया है मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, और ये गुणनफल कितना दिया हुआ है ऋण 12 दिया हुआ है। तो चूंकि यदि मूल दिया हो और वर्ग समीकरण का जो सूत्र होता है अभी हमने देखा क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू तो ये हमको फार्मूला मिल गया। यहाँ पे हमको केवल मूलों के योगफल और गुणनफल के जगह में मान बस रखना है और हमको वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल देखिए कितना दिया हुआ है ऋण 4 दिया हुआ है, तो इस प्रकार ऋणात्मक है तो हम ब्रैकेट में रख लेते हैं इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल ये हमको दिया हुआ है ऋण 12 बराबर 0। अगला एक स्टेप एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ऋण और ये ऋण 4 दोनों गुणा होके यहाँ पे हो जाएगा धन 4 और ये एक्स, और यहाँ पे धन और ऋण दोनों गुणा होके ये ऋण 12 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसानी से यदि आपको फार्मूला याद है तो यदि मूल दिए हुए हों तो आप वर्ग समीकरण आसानी से बना सकते हैं। ये इसका वर्ग समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल क्या क्या है, देखिए इसके पहले देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया था, अल्फा बीटा अलग से नहीं दिया था, उनका योगफल और गुणनफल दिया था। इसमें अल्फा और बीटा पर्टिकुलर अलग अलग दे दिया है, जैसे कि इसका पहला ही प्रश्न 7 और 4। तो यहाँ पे यदि आप तुलना करें तो पहला मूल अल्फा बराबर आप 7 ले सकते हैं और बीटा बराबर आप 4 ले सकते हैं। तो इस प्रकार हल। तो चूंकि वर्ग समीकरण के सूत्र से वर्ग समीकरण जो हम फार्मूला लिखते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसके पहले योगफल दिया था तो हम डायरेक्ट मान रखे थे, यहाँ पे योगफल नहीं अलग अलग मूलों को दिया हुआ है, तो अल्फा की जगह हम रखेंगे 7 धन बीटा की जगह रखेंगे हम 4 और गुणित में एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पुनः हम 7 रखेंगे इंटू बीटा का मान हम रखेंगे यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 को जोड़ना है तो 7 4 ये हो जाएगा 11x धन 7 चौक ये हो जाएगा 28 बराबर 0। तो पुनः हमने फार्मूले की सहायता से अल्फा और बीटा का मान रखा और ये हमको फिर से वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इस टॉपिक के साथ हमारे पास एक अंतिम टॉपिक बचता है वर्ग समीकरण के लिए, और वो टॉपिक है कि प्रश्न क्रमांक 3 से मूलों के योगफल व योग व गुणनफल ज्ञात करें, ये हमको ज्ञात करना है।
कब ज्ञात करना है? यदि वर्ग समीकरण हमको दिया हो। तो इसमें हम कोई सा भी एक प्रश्न ले लेते हैं। चलिए इसमें पहला ही प्रश्न हम डिस्कस करते हैं और ये प्रश्न है 3x² + 7x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको फिर से हल में वर्ग समीकरण के व्यापक रूप क्या है? यह है ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। जैसे हम तुलना करते हैं, देखिए a की जगह हम कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है x² का गुणांक। b जो कि x का गुणांक होता है वो 7 दिया हुआ है और अचर पद जो c होता है वो हमको 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप पहले काम क्या करेंगे? दिए गए वर्ग समीकरण में तुलना कर लेंगे उसके व्यापक रूप से और हमको a b c का मान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग समीकरण के मूल और उसके अचर पदों का जो हमने तुलना का जो फार्मूला देखा था उसमें हमको a b c के फॉर्म में फार्मूला हमको प्राप्त होता है। तो उसके लिए दिए गए प्रश्न को हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि a b c का मान क्या दिया हुआ है प्रश्न में। तो इस प्रकार हमको a b c मान मिल गया। अब बस फार्मूले में हमको मान रखना है। तो चूंकि मूलों का योग जो कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है। b का मान कितना दिया हुआ है? हमको 7 दिया हुआ है और बटे में a का मान हमारे पास है 3। तो इस प्रकार एक ही स्टेप में देखिए हमको मूलों का योगफल प्राप्त हो गया। अगला मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा और ये होता है फार्मूला c/a। आपको केवल मान रखना है। c का मान है 1 और a का मान हमको मिला हुआ है 3। तो इस प्रकार मूलों का गुणनफल भी बहुत ही आसानी से केवल फार्मूले में मान रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्ग समीकरण में ये 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और वर्ग समीकरण का हल ज्ञात कीजिए सूत्र विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, वहाँ से आपका 5 से 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आप तैयारी करेंगे।